वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज मंथन। आज का सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। क्षेत्रफल की बात की है तो सबसे ज्यादा एमपी में पाए जाते हैं वन क्षेत्र। अब बात करेंगे कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा मिजोरम में है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, परसेंटेज के हिसाब से। अब वन क्षेत्र में जो है लगभग पहले आता है वनावरण, मतलब टोटल जिसमें झाड़ी घास कृषि क्षेत्र सब मिलके टोटल जो वन क्षेत्र है वो अनावरण क्षेत्र 56% है। लेकिन कृषि जो वन क्षेत्र है अभी पूरे भारत में ये 21.54 है, 21.54 जो है वन क्षेत्र है। लेकिन इसमें कुछ अगर वन के साथ वृक्ष भी जोड़ेंगे, वन और वृक्ष, तो टोटल 24.54% जो है ये वन और वृक्ष। लेकिन वन जो है, वन का मतलब क्या है, आप जाइएगा एमपी की ओर तो उसमें बहुत सिर्फ जंगल ही जंगल मिलेगा। तो ये जो है वन क्षेत्र ये 21.54 है। पहले हम लोग पढ़ते थे 22%, अब ये 21% है। चलिए अब इसमें हम बात करेंगे कि एमपी में सर्वाधिक जनजाति वाला भी राज्य कहता है। सबसे ज्यादा एसटी जनजाति बोल रहे, जनजाति वाला राज्य एमपी होता है। वन जैसे एक आता है वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है, वन देहरादून में। वन सर्वेक्षण पेट्रोलियम, वन अनुसंधान क्षेत्र, सर्वेक्षण अनुसंधान जो केंद्र है और पेट्रोलियम अनुसंधान, ये वन सर्वेक्षण पेट्रोलियम याद रखिएगा सब देहरादून में है। तो ये भी आपको प्रश्न आएंगे। अब वन की बात करते हैं तो थोड़ा हम बात करें कि वन कौन कौन भारत में कैसा कैसा वन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बार बार प्रश्न आएगा आपको। तो ये देखिए आपका भारत वाला क्षेत्र, ये देखिए विश्व रेखा से आपको बताया 876 किलोमीटर दूरी पर है आपका इंदिरा पॉइंट। और ये इस सीमा में जो है 12 बजे के पहले कड़ा धूप होता है और 12 बजे के बाद खूब बारिश डेली का नियम है। तो यहाँ जो है चीर हरित वन, यानी अगर पूछेगा उष्ण कटिबंधीय चीर हरित वन या सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं तो विषुवतीय क्षेत्र में। तो इसी का प्रभाव कुछ केरला एरिया में, चूंकि नजदीक होता है, चाहे अंडमान निकोबार इस जगह है, तो यहाँ भी जो है लगभग इस तरह का वन पाए जाते हैं, सदाबहार चीर हरित वन। तो इसको याद रखना है। कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा पाया जाता है। लेकिन पूछेगा आपको भारत में सबसे ज्यादा, इसका उदाहरण भी है चीर हरित वन जो सदाबहार, सिनकोना हुआ, रबर हुआ, बांस हुआ, ये सब आपको प्रश्न बार बार आएगा कि ये सब वन में कैसे वन का उदाहरण है, तो चीर हरित सदाबहार वन याद रखना है। अब देखिए पूरे भारत में कैसा वन पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पतझड़ वन या मानसूनी वन बोलेंगे। पतझड़ मतलब क्या, गर्मी के समय में देखते हैं आम का पत्ता सब नीचे टपक जाता है, तो वो उस तरह का वन भारत में पाया जाता है। जैसे आम, लीची, बरगद, ये सब का, ये जो आप महुआ, ये सब देखते हैं ना अपने एरिया में पाया जाता है। तो ये सब वन का उदाहरण है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये इस एरिया में पूरा। अब देखिए ये हिमालय एरिया है, तो यहाँ क्या पाए जाएंगे, पर्वतीय वन, अल्पाइन वन इसको कहते हैं, पर्वत देवदार पर्वतीय वन का उदाहरण है। तो अब देखिए कुछ आप इधर देखिए राजस्थान बहुत सूखा एरिया है, बालू एरिया, यहाँ कैसा पाएगा, कटीले वन, झाड़ीदार वन, मतलब छोटा छोटा जैसे बैर बबूर, खैर खजूर, कटीले वाला झाड़ी वाला जो वन होगा वो इधर पाया जाएगा, झाड़ीदार वन, कटीले वन इसको बोलते हैं। तो ऐसा वन आप देखिए, इसको याद रखिए। कुछ ऐसे ज्वारीय वन भी होता है जैसे समुद्री एरिया में, ये समुद्र ज्वार जो आता है समुद्री, सुंदरवन एरिया, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन एरिया में। सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल इस एरिया में। तो इसको ही भी याद रखना है, ऐसा आपका वृक्ष है, वन का प्रदेश है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाबलीपुरम में 5 रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो पल्लव वंश ने, पल्लव में नरसिंह वर्मन प्रथम थे, यही महाबलीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ये रथ, ये जो है रथ मंदिर, इसमें 5 रथ है, याद रखना है 5 रथ है। इसमें सबसे बड़ा जो रथ पूछता है और सबसे छोटा ये कौन है, महाभारत का 5, जो आप युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, नकुल है, द्रौपदी है, तो सबसे छोटा द्रौपदी रथ है और सबसे बड़ा रथ भी पूछ लेता है धर्मराज रथ। सबसे बड़ा रथ है धर्मराज रथ और सबसे छोटा द्रौपदी रथ। तो इसको याद रखना। ये तट मंदिर भी, चूंकि समुद्र तट के बगल में है तो तट मंदिर भी इसको बोलते हैं।
ये महाबलीपुरम को, इसको याद रखिएगा। 7 पेगोडा वाला मंदिर भी बोलते हैं। यहाँ 7 मंदिर था, अब तो समुद्र एक ही मंदिर, तट मंदिर बचा है, क्योंकि समुद्री सुनामी आया था ना, तो बहुत इसमें काट छांट हो गया है। बोलता है 6 मंदिर, अभी एक ही मंदिर है, 6 समाप्त हो गया है रथ मंदिर में। तो रथ मंदिर और रथ यात्रा अलग है। रथ यात्रा तो वहाँ पुरी में निकलता है, जगन्नाथ मंदिर में, ये याद रखना है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में, वहाँ रथ यात्रा निकलता है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर में है। तो इस तरह याद रखना है मंदिर। ये जो है पल्लवों ने बनाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम, ये बार बार प्रश्न आता है। इसको 7 पेगोडा वाला मंदिर कहते हैं। रथ मंदिर में 5 रथ थे। सबसे जो है बड़ा रथ थे धर्मराज रथ, और सबसे छोटा द्रौपदी रथ, इसका भी इसमें चर्चा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें कि 2 दर्पण एक दूसरे की ओर 120 डिग्री पर झुके हुए हो तो कितनी छवियां बनेगी? ये बार बार प्रश्न आएगा। समतल दर्पण, इन्हें सोचिएगा दूसरा दर्पण। समतल दर्पण में क्या मुंह देखने के लिए करते हैं ना समतल दर्पण का प्रयोग। तो ये समतल दर्पण में कहता है कितना डिग्री पे लगा है, कि कितना डिग्री पे लगा होता है, क्या वो छवि दिखता है। कभी कभी आप सैलून में बाल कटने बैठते हैं ना, तो आपका कपार देखेगा, ऐनक ऐनक अंदर ऐनक 4 गो कपार। तो उसको कितना डिग्री पे लगाना है, जो आपको कितना डिग्री पे लगा होता है, जो कितना छवि दिखाता है, यही पूछ रहा है। अब 120 डिग्री पे इसका सिंपल सूत्र होता है 360 डिग्री बटा थीटा, 360 डिग्री बटा थीटा। लेकिन ध्यान रहे आंसर हरदम विषम में आना चाहिए। विषम का मतलब कि जैसे अभी आपका क्वेश्चन है 120 डिग्री, यहां दे देते हैं 120, क्या बार में कटेगा? 12 या 36, आंसर 3 गो छवि दिखाएगा। ये तो सही है, लेकिन आपको पूछेगा कि 60 डिग्री पे अगर झुकी हुई हो, 2 समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री का जो है झुकाव हो, तो कितना छवि बनेगा? तो 360 बटा 60 हो जाएगा। अब इसको कटाइएगा, 6 36, 6 गो, ये नहीं आंसर हुआ। विषम में होना चाहिए, तो 1 घटा देंगे, कितना होगा? 5। तो ये याद रखना है 360 बटा थीटा -1। लेकिन जहां सम संख्या होगा तो उसमें घटाएंगे, हरदम विषम संख्या में लाना है आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए समतल दर्पण है। आप समतल दर्पण का 2 तरह से उपयोग भी होता है, एक बहुरूपदर्शी और परिदर्शी। बहुरूपदर्शी क्या है? कभी कभी आप गए होंगे सर्कस, देखे होंगे, वो मुंह फूल जाता है, पेट सुटक जाता है, भाती रंग हो जाता है, तो कितना 60 डिग्री पर उसको घुमा के 3 गो ऐना को लगाता है। ये प्रश्न आता है बार बार कि बहुरूपदर्शी में कितने जो है लगाए जाते हैं दर्पण, तो यही समतल दर्पण 60 डिग्री पे लगाया जाता है, ये याद रखना है। अब एगो परिदर्शी है, बंकर में सैनिक सब, आर्मी सब छुपा रहता है, उसको मालूम होगा। आर्मी वाला को आप देखे हैं ना, वो सब बंकर में जो छुपा रहता है, तो वो क्या होता है कि 45 डिग्री पर पेरिस्कोप बोलते हैं, लगा देता है। बाहर में कौन टहल रहा है, वो अंदर बंकर से चुपचाप देखते रहता है। तो पेरिस्कोप जो है वो 45 डिग्री पे, इसको याद रखना है। दर्पण की बात की तो एक गोलीय दर्पण में 2 दर्पण, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण आता है ना, तो वो भी प्रश्न बार बार आएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें होता है, अवतल दर्पण का उपयोग? उत्तल दर्पण में साइड मिरर, आप आईना में दे पीछे से कोई धक्का तो नहीं मार दिया मेरा गाड़ी में, मार दिया तो फिर निकल के दे धनाधन, तो वो जो आप आईना में देखते हैं साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण जो दाढ़ी उड़ी बनाने वाला नाई रखता है, वो अवतल दर्पण होता है। और देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर जो है कान नाक, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। हजामती में तो बोलबे कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और अवतल दर्पण में जो है खाना सोलर कुकर जो बनाते हैं ना, वो तो अवतल दर्पण का उसमें भी प्रयोग होता है। तो एक और चीज पूछता है, हेडलाइट। आप ध्यान रखिएगा, बार बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि बाइक में जो हेडलाइट लगा होता है उसमें कौन दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण। हेडलाइट बोल रहे हैं, साइड मिरर नहीं। साइड मिरर में उत्तल दर्पण, हेडलाइट में अवतल दर्पण। ये बार बार आपको कंफ्यूज करेगा, ये चीज को याद रखिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? केंद्रीय बैंक सब कुछ कर सकता है।
केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई, 1935 में स्थापना हुआ, 1949 में राष्ट्रीयकरण। बार बार प्रश्न आता है। केंद्रीय बैंक है आरबीआई, और ये जो जनरल वाणिज्यिक बैंक एसबीआई, ये सब इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, बहुत बैंक है, ये वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक मतलब जो हम लोग लोकल पब्लिक से रिलेटेड है। आरबीआई केंद्रीय बैंक है, वो बैंक को चलाता है, ये बैंक सब पब्लिक को पैसा देता है। तो अब एग्जाम्पल के लिए हम एसबीआई को वाणिज्यिक बैंक मानते हैं, आरबीआई को जो है केंद्रीय बैंक। आरबीआई से जनरल पब्लिक तो पैसा लेता नहीं है, तो एसबीआई, जैसे एसबीआई है वो आरबीआई से जो दर पर लोन लेता है उसी को हम रेपो दर, साधारण भाषा में हम समझेंगे तो वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से जिस दर पर पैसा लेता है उसी को हम कहते हैं रेपो दर। अब देखिए क्या करता है कि ये सब क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति बढ़ जाए। मुद्रास्फीति किसको कहते हैं कि मुद्रास्फीति मतलब वस्तु का मूल्य बढ़ जाना, मुद्रा का वैल्यू घट जाना। मान लीजिए 10 रुपया में 1 किलो नमक लेते थे, अब 20 रुपया में मिल रहा है, तो क्या हुआ, मुद्रा का वैल्यू कुछ नहीं रहा, वस्तु का मूल्य गया बढ़। तो यही चीज है कि अब आपका जो है मुद्रास्फीति हो गया है, तो क्या करता है आरबीआई, वो जनरल एसबीआई को क्या करता है कि वो रेपो दर बढ़ा देता है। जब रेपो दर बढ़ा देगा तो एसबीआई केंद्रीय बैंक से पैसा ले नहीं पाता है, वो पब्लिक को नहीं दे पाता है। पब्लिक गया लोन लेने के लिए तो बोलेगा इतना दर रेट बढ़ गया, तो रेट जब बढ़ गया तो लेता नहीं है पब्लिक के पास, धीरे धीरे पैसा घट जाता है। तो इस तरह पैसा को बाजार से खींचने का ये व्यवस्था है रेपो दर। एक होता है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर क्या होता है कि जब एसबीआई वाणिज्यिक बैंक के पास पैसा कुछ बचा खुचा जो बच गया वो जाके जमा कर देता है आरबीआई में, तो उसका जो दर मिलता है आरबीआई में जमा करता है बचा खुचा अपना पैसा एसबीआई यानी वाणिज्यिक बैंक, तो उस पर जो दर मिलता है उसको रिवर्स रेपो दर करते हैं। अब देखिए उस पर कम देगा, अभी जो है 3.5% देता है आरबीआई। कोई भी मान लीजिए आप जाके पैसा जमा कीजिए क्या बैंक में, आपको कम पैसा बैंक दर देगा, और आप लीजिए उसमें ज़्यादा लेगा। वही चीज़ आरबीआई भी एसबीआई के साथ करता है। तो इस बात को समझना है कि रेपो दर जो होता है आरबीआई से पैसा लेता है एसबीआई उस दर पर, और रिवर्स रेपो दर में क्या होता है कि ये अपना बचा खुचा पैसा जमा करता है वहाँ आरबीआई में, तो जो दर देता है वो है रिवर्स रेपो दर। तो ये चीज को याद रखना है। देखते हैं कि रेपो दर बढ़ाकर जो है पैसा किस तरह पब्लिक के बीच से ले जाता है और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है, इसको हम देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था। देखिए विक्रम संवत और शक संवत, दो संवत है, बार बार आपको कंफ्यूज करेगा। एक है विक्रम संवत 57 BC और 78 AD, ये याद रखिएगा। ये AD-BC जानते हैं ना, पहले भी बताए हुए हैं। बिफोर यानी ईस्वी पूर्व है, ईस्वी है। तो ये जो विक्रम संवत है ये उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य, शकों को हरा के विक्रम संवत का स्थापना किया था 57 BC में। लेकिन भारत सरकार जो है राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय जो संवत चलाता है ये 78 AD शक संवत, ये 78 AD वाला याद रखना है, शक संवत चलाता है। और ये चैत वैशाख जेठ अखाड़ है ना, तो यही जो है 78 AD पे ये चलता है। भारत सरकार 1957 में कैलेंडर ये जो है माना है संविधान में, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत याद रखना है। ये जो है इस शक संवत कनिष्क ने जो है चलाया था 78 AD में। ऐसा देखिए बहुत संवत आपको आएगा। गुप्त संवत 320 ईस्वी में गुप्त संवत एक आता है, ये याद रखिएगा। एक बुद्ध संवत, ये सब भी आपको बुद्ध संवत जो है 544 BC, ये सब आपको प्रश्न आएगा। ये सब भी आप देखिए संवत के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।